स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू और इस वक्त कुशीनगर से खबर आ रही है जहां पर हादसे के बाद 2 लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल से कार टकरा गई थी। करंट लगने से 6 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। 2 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कसिया पडरौना मार्ग पर यह हादसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुशीनगर से। यह खबर है जहां पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में एक गाड़ी खंबे से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज लाइन यहां से गुजर रही थी जिसकी वजह से गाड़ी में करंट आ गया। 6 लोग यानी आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें झुलसे हैं जिसमें से 2 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कुशीनगर हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गया, झुलस गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। करंट लगने से 6 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। गाड़ी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। बताया यह जा रहा है कि एक बाइक को बचाने के चक्कर में एक कार जो थी, बोलेरो गाड़ी बताई जा रही है ये, जो कि एक खंबे से टकरा गई। हाई वोल्टेज लाइन वहां से गुजर रही थी इसलिए करंट गाड़ी में उतर आया। आधा दर्जन लोग इसमें झुलस गए हैं। अशोक शुक्ला इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, कहां पर हुई है दुर्घटना और फिलहाल बताया जा रहा है कि आधा दर्जन लोग इसमें झुलस गए हैं। जी बिल्कुल, ये घटना देर रात की है जब बोलेरो कसिया पडरौना की तरफ से कसिया की ओर जा रही थी। साखो पार एक जगह पड़ता है, कसिया थाना क्षेत्र का है, उस जगह पहुंची है जहां सामने से आ रही एक अनियंत्रित बाइक थी जिसको बचाने के चक्कर में बोलेरो पहले किनारे गई। उसके बाद जो हाई टेंशन तार गया हुआ है उस पोल से टकराई है जिसके बाद जो है तार टूटा और बोलेरो पर गिर गया। उस बोलेरो में कुल जो है 7 से 8 लोग सवार थे जिसमें झटका लगने के बाद ड्राइवर बाहर गिर गया। बाकी जो 6 आधा दर्जन लोग थे वो झुलसे हैं जिनको पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसमें से 2 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ये लोग कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे अशोक? जी ये लोग कसिया थाना क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस अपने घर जा रहे थे और ये एक खास जाति समूह है यहाँ के, जो जाति मुसहर जाति जो अति गरीब मानी जाती है उसी जाति के लोग थे और ये अपने घर वापस जा रहे थे मांगलिक कार्यक्रम में शामिल। बिल्कुल, तो दुखद घटना, झुलस गए 6 लोग जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर से खबर लेते हैं। यहाँ के बिल्हौर इलाके में एक रोडवेज बेकाबू होकर नदी में गिर गई, लेकिन ये गनीमत रही कि नदी में गिरने से पहले बस थोड़ी देर तक पुल पर ही अटकी रही। यानी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये बस गिरने से पहले थोड़ी देर अटकी रही। इस दौरान सवारियों में अफरा तफरी मच गई। लोग शीशे तोड़ तोड़कर बमुश्किल बाहर निकलते दिखाई दिए, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो नदी में ही छलांग मार गए, यानी कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और खबर गाजियाबाद से लेते हैं जहां पर आपसी झगड़े में 1 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों का ये झगड़ा था और बच्चों के झगड़े में बड़े घुस गए और ये विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई। चाकू लगने से 2 लोग इसमें घायल हुए। एक केस में मौत हो गई है जबकि दूसरा का इलाज इस वक्त चल रहा है अस्पताल में। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर की घटना है जहां पर बच्चों के विवाद ने तूल पकड़ा और फिर लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 को चाकू लगी है जिसमें से 1 की मौत हो गई है और 1 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर में बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में आबिद नामक एक युवक और उसकी भाभी चाकू लगने से घायल हो गए, जहां आबिद की मृत्यु हो गई। उसकी भाभी अभी अस्पताल में उपचाराधीन है। परिजनों से घटना के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। तो बच्चों के झगड़े में ये पूरा विवाद हुआ है। बातचीत करने के लिए अमित राणा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कहा यह जा रहा है बहुत छोटी सी बात थी और इसके बाद जब चाकूबाजी हुई तो 1 की मौत हो गई है, क्या जानकारी इसको लेकर?
बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों का मामूली रूप से झगड़ा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे, उस दौरान बच्चों का झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि ये दोनों ही परिवार तक पहुंचा और परिवार में जब दोनों को परिवार को पता चलता है तो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि चाकूबाजी तक की नौबत आती है और इसमें एक युवक की मौत भी होती है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि मामूली झगड़ा शुरू हुआ था, उसके बाद से ही चलिए, तो बता रहे हैं कि किस तरह से छोटा सा मामूली सा विवाद था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। और आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए योगी सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने जा रही है। साल 2021-30 के दौरान प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति को सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी करेंगे। नई जनसंख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की पूरी व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने की भी कोशिश होगी। प्रदेश के निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000 से 2016 की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी के सामने कल नई जनसंख्या नीति का प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रस्तुतिकरण के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना जरूरी बताया। जनसंख्या को नियंत्रित करते ही प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है। नई जनसंख्या नीति में 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी शामिल बताया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, अगर ये नई जनसंख्या नीति की बात की जाए तो हमने देखा कि जब इसके आने की सुगबुगाहट हो रही थी तभी से विवाद शुरू हो गया था, लेकिन इस नई जनसंख्या नीति में ऐसी क्या चीज होगी जो प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगी? बिल्कुल, देखिए, नई जनसंख्या नीति जो है वो 2021 से 2030 की जो है वो 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लागू कर सकते हैं और कई चीज़ें जो हैं वो उनमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की गंभीरता है, कैसे इन चीज़ों को आम जन तक जागरूकता के तौर पर पहुँचाया जा सके, इसकी प्लानिंग है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा हुई है। जो ACS हैं अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य के, उन्होंने ये जो ड्राफ्ट था वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि नई जनसंख्या नीति में किस तरह जो 11 से 19 वर्ष के जो किशोर हैं उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, इस पर बहुत फोकस किया गया है। इसके अलावा मातृ शिशु दर जो है, मृत्यु शिशु दर जो है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर बहुत गंभीरता के साथ काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार के जो उपाय हैं वो आम जन तक कैसे जागरूकता के तौर पर पहुंच सके, इस पर बड़ा फोकस है। कहा यह जा रहा है कि स्कूलों में खास तौर से इन तमाम चीज़ों को जो है वो बताया जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा, कैंप लगाए जाएंगे, उनके माता पिता को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ डिजिटली चीज़ों की ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है कि सरकार हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट को जो है वो तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करने के अलावा जिन परिवारों में 2 बच्चों की सुलभता है, उनके माँ बाप जो नौकरी में हैं उनको कुछ जो है तवज्जो दी जा सकती है, प्रमोशन में उन्हें लाभ मिल सकता है। इस तरीके की चीज़ें करके वो एक मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश करेंगी कि इस तरीके की जो अगर नीति को फॉलो करते हैं जो लोग, उनको भी आने वाले दिनों में लाभ दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कल कहा भी कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो प्रदेश के लोग हैं उनको तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराएंगे। तो अब ये देखना होगा कि नई जनसंख्या नीति कितना कारगर साबित होती है, क्योंकि विवाद अभी से इसको लेकर शुरू भी हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना के खिलाफ जंग में मिशन वैक्सीनेशन का असर अब दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश अब वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर चल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में सबसे आगे हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 3 करोड़ 56 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। तेजी से कार्रवाई की गई। जैसा आपको बताया गया कि प्रदेश जो है लगभग देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश बन रहा है।
और उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार ने 5 से 15 जुलाई के बीच 14 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को राशन देने का लक्ष्य रखा है। अब तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 3 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन दिया जा चुका है। इसमें अब तक शहरी इलाकों में 84,71,941 लोगों को फायदा मिला है, जबकि ग्रामीण इलाकों में अब तक 2 करोड़ 51,19,089 लोगों को अनाज मिल चुका है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,84,956 मीट्रिक टन से ज्यादा लोगों को अनाज वितरित किया जा चुका है। और देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन ना करने पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे कोरोना महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद कैबिनेट के सदस्यों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। टीकाकरण अभियान और जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को लापरवाही ना बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि लोगों में डर पैदा करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में राष्ट्र इस महामारी के संकट से उबर सके। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं, और इसके लिए वाराणसी में जारी उन परियोजनाओं की लिस्ट भी प्रधानमंत्री ने मांग ली है जो पूरी हो चुकी है। उन्हीं में से एक है ऑक्सीजन प्लांट की, जिसकी आपूर्ति वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में शुरू हो गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा वाराणसी का ये मंडलीय अस्पताल कोई आम अस्पताल नहीं। ये अस्पताल बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीज को अब ऑक्सीजन के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। इस मंडलीय अस्पताल में लगा यह ऑक्सीजन प्लांट प्रत्येक 2 मिनट में 2000 लीटर ऑक्सीजन के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ऑक्सीजन प्लांट से लगभग 400 बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति 24 घंटे होती रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट की नींव अप्रैल महीने में ही रख दी गई थी। इस प्लांट को गुजरात से मंगाया गया था। 1965 एलपीएम की क्षमता वाले इस प्लांट से एक बड़ी राहत मिली है। इसकी खास बात यह है कि ये प्लांट वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाएगा। इसकी आपूर्ति की टेस्टिंग भी हो चुकी है, जो पूरी तरह से सफल साबित हुई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के आगमन पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। पीएम खुद अपने संसदीय क्षेत्र को ये सौगात देंगे। हमारे इस शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन के जनरेटर के प्लांट लगाए गए हैं। एक 960 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का है और एक प्लांट जो है वो 1005 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का है। ये दोनों प्लांट हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गए हैं, कमीशन हो गए हैं, और एक की हमारे पास पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है ऑक्सीजन की। एक दूसरे का अभी प्रक्रिया में है, और टेस्टिंग में ये इनके इन प्लांट्स की टेस्टिंग कर ली गई है। हर बेड तक ये ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से पहुँच रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इस अस्पताल को बेहद अहम माना जा रहा है। प्लांट लगने के बाद ये वाराणसी का पहला हॉस्पिटल बन गया है जो पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त होगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और आरएसएस के सर संघ चालक प्रमुख मोहन भागवत के 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे का आज चौथा दिन है, और यहां पर संघ प्रमुख आज उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने वाली है। आज और कल यानी कि 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक होगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और 5 सह सर कार्यवाहक उपस्थित रहने वाले हैं। और बहराइच पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कैंप ऑफिस का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला और इशारों में कहा कि रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम सर्कस के जोकर नहीं हैं।
हम रिंग मास्टर बनकर तुमको अपने इशारे पर नचाएंगे। समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं हैं, हम रिंग